गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 व्यवसायिक अध्ययन में हमारा चैप्टर चल रहा था निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, जिसमें हमने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी और बदलती हुई सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को भी स्पष्ट कर लिया था। आज हम इस लेसन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूमंडलीय उपक्रम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि भूमंडलीय उपक्रम क्या होते हैं। भूमंडलीय उपक्रम यानी हमारी जो पूरी पृथ्वी है, जिसमें हमारे विश्व के सभी देश आते हैं, उस पूरे भूमंडल पर जो अपना व्यवसाय करता है, अर्थात एक देश का व्यापारी या व्यावसायिक संगठन किसी अन्य देश में जाकर भी अपने व्यवसाय की स्थापना करता है और व्यावसायिक सौदे करता है। ऐसे उपक्रम जो होते हैं, जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार चलाते हैं, ऐसे उपक्रमों को हम भूमंडलीय उपक्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए उसको हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपके सामने आप दिन भर अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे बहुमंडलीय निगमों के उत्पादों को प्रयोग में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जैसे आप सुबह उठते हैं और टूथब्रश यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तो आप जैसे यूज़ करते हैं, आपने क्लोजअप यूज़ किया, पेप्सोडेंट यूज़ किया, तो ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका नाम है यूनिलीवर लिमिटेड, जिसको हम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के नाम से जानते हैं, उसका प्रोडक्ट है। पिछले 10 वर्षों में आपने देखा है कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसमें इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं, वह इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बदौलत आज विकास कर रहे हैं और उनकी विशेषताएं बन चुके हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसे निगम होते हैं जिनका व्यापार अनेक देशों में, यानी एक मदर कंट्री होती है, उसके अलावा अन्य देशों में अपने व्यापार को फैलाते हैं और इनका आकार जो बड़ा होता है, इनके उत्पादों की संख्या बहुत सारी होती है, उनके पास लेटेस्ट टेक्निक्स होती हैं, क्वालिटी अच्छी होती है और मार्केटिंग के बहुत सारे टर्म्स यूज़ करते हैं। क्योंकि ये एक से अधिक देशों में व्यापार स्थापित करते हैं, तो अलग अलग देश के अंदर अलग अलग कानून, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाएं होती है और साथ ही साथ अनेक देशों के प्रतिस्पर्धी व्यवसायों से भी उसे कंपटीशन करना होता है। तो यह पूरे विपणन नीतियों के साथ बाजार में उतरते हैं और पूरे विश्व में अपना अनेक देशों में व्यवसाय फैलाते हैं। भूमंडलीय उपक्रम वे होते हैं जो विशाल औद्योगिक संगठन होते हैं, जिनकी औद्योगिक और विपणन क्रियाएं उनकी शाखाओं के तंत्र के माध्यम से, यानी अपनी ब्रांचेस के रूप में अनेक देशों में फैलाई हुई होती हैं। ये जो शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं को बहुस्वामित्व वाले विदेशी संबंध यानी MOFA कहते हैं। ये संगठन अनेक क्षेत्रों में क्या करते हैं, अपने व्यावसायिक संबंध स्थापित करते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुओं को उत्पादित करते हैं और अनेक देशों के अंदर अपना व्यवसाय फैलाते हैं। यह एक या दो उत्पादों से अधिकतम लाभ कमाने के स्थान पर अपनी शाखाओं को पूरे विश्व भर में, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, सभी ने अपने देश की सीमाओं को हटाकर स्वतंत्र व्यापार करने के लिए खोल दिया है, तो ये पूरे विश्व में अपने व्यापार का विस्तार करते हैं। इनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। इस बात के लिए 1988 में 200 शीर्ष निगम थे, जिनकी कुल बिक्री दुनिया के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 28.3% थी। इससे स्पष्ट होता है कि ये 200 शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये लगभग हमारी अर्थव्यवस्था का 1/4 से भी अधिक नियंत्रण अपने आसपास ली है। ऐसे में जारी रखी है अपनी पूंजीगत संसाधनों, नवीनतम टेक्नोलॉजी, गुडविल के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं और नियंत्रण भी रखते हैं। ठीक है, आते हैं आगे। यही कारण है कि किसी भी देश के उत्पाद को विभिन्न देशों में बेचते हैं। इनमें से कुछ निगम प्रकृति से थोड़ा अनुचित लाभ उठाने की स्थिति में भी होते हैं, जो उपभोक्ताओं को वस्तुएं एवं विलासिता की वस्तु बेचने पर अधिक ध्यान देते हैं, लोगों को आदत बनाते हैं अच्छी वस्तुएं, अच्छे एडवर्टाइजमेंट दिखाकर कि हम आपकी सुविधाओं के लिए, संतुष्टि के लिए ये चीज़ें लेके आए हैं, जो हमने सोची भी नहीं होती, वो चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इससे हमारे को क्या होता है, उन चीज़ों की चाह उत्पन्न होती है
और हम भोग विलासिता और वस्तु को पाने के लिए कुछ भी करने को कई बार तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में विकासशील राष्ट्रों के लिए कई बार बहुराष्ट्रीय यानी भूमंडलीय उपक्रम कई बार वांछनीय भी नहीं होते हैं। आइए हम पढ़ते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, बिल्कुल मैं आपको बताने जा रही हूँ। इन निगमों की कुछ विशेषताएं होती हैं जो उन्हें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनीज होती हैं उनसे डिफर करती है, अलग करती है। पहली विशेषता विशाल पूंजीगत संसाधन। इनकी पहली विशेषता ये होती है बहुराष्ट्रीय उपक्रमों की कि इनके पास बहुत भारी मात्रा में निवेश करीबी पूंजी यानी बहुत सारा पैसा लगा होता है और ये बहुत सारे स्रोतों से अपना पैसा जुटा सकने की स्थिति में होते हैं। ये जनता को समतांश ऋण पत्र बॉन्ड जारी करते हैं और अपने लिए पैसा प्राप्त करते हैं। वित्तीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय बैंकों द्वारा ऋण लेने की भी स्थिति में होते हैं क्योंकि ये एक से अधिक देशों में फैलकर अपना व्यवसाय करते हैं। पूंजी बाजार में भी इनकी साख होती है, तो निवेशक भी ऐसी संस्थाओं में जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनमें निवेश करना पसंद करते हैं ताकि अपने निवेश किए हुए पैसों पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्जन कर सकें। अपनी वित्तीय शक्ति के कारण ये हर परिस्थितियों के अंदर कहते हैं ना कि फाइनेंशियल किसी भी समस्या का सामना करने के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, मजबूत होते हैं। दूसरी होती है विदेशी सहयोग। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सामान्यतः तकनीक के विक्रय और अंतिम उत्पाद के लिए बॉन्ड नाम का उपयोग और उत्पादन करने के लिए भारतीय कंपनियों से करार कर लेते हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र निजी कंपनियों के साथ सहयोग करती है और साथ में करार के अक्सर प्रभावित वाक्यांश होते हैं। इनका संबंध टेक्निकल के हस्तांतरण, मूल्य निर्धारण, लाभांश का भुगतान, विदेशी टेक्नीशियनों के नियंत्रण आदि से होता है। जो बड़े औद्योगिक घराने अपने व्यवसाय में विविधता लाने और विस्तार करना चाहते हैं वह क्या करते हैं, ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पेटेंट, संसाधन, विदेशी विनिमय आदि में सहयोग के कारण बड़ा लाभ हुआ है। लेकिन ये विदेशी सहयोग के कारण एकाधिकार में भी बढ़ावा मिला है। ये विदेशी कंपनियां जो होती हैं ये हमारे ऊपर क्या करती हैं, दबाव बनाती है और कई बार तो ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि जब हमारी सारी शक्तियां इनके हाथों में भी केंद्रित हो जाती है। इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल है कि जैसे ब्रिटिश भारत में आए थे तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और व्यापार करते करते उन्होंने हमारे ऊपर अपना सत्ता यानी शासन भी स्थापित कर लिया। उन्नत तकनीकें होती हैं क्योंकि ऐसी कंपनियों में बहुत निवेश होता है, बड़ी मात्रा में निवेश होता है और उन्हें पता है हमें एक से अधिक देशों में अगर अपने व्यवसाय को चलाना है तो वे क्या करते हैं, अलग अलग देशों से कच्चा माल है, संसाधन है, टेक्निकल चीज़ें हैं, नए नए उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, उच्च किस्म की तकनीकें बनाते हैं, उच्च टेक्नोलॉजी का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम उच्च गुणवत्ता वाली अगर वस्तु का निर्माण नहीं करेंगे तो हम विदेशी बाज़ारों में ज़्यादा समय तक नहीं टिकते हैं। इसलिए वह अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संसाधन कच्चे माल के रूप में और उनका प्रयोग करते हैं ताकि उच्चतम तकनीकों का प्रयोग कर कर वे अच्छी से अच्छी वस्तुओं का निर्माण करा दें जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ही संभव होता है। फिर आता है उत्पादन में नवीनता का लाना। इन उपक्रमों की एक और विशेषता ये होती है कि वह दिन प्रतिदिन नए से नए आधुनिक अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हर समय सर्वेक्षण करते रहते हैं और नए उत्पाद के विकास और वर्तमान उत्पाद को और बेहतर नव परिवर्तन करते हुए प्रस्तुत करने की स्थिति में जुटे रहते हैं। गुणवत्ता अनुसंधान में भारी निवेश की आवश्यकता होती है जो केवल इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के पास ही होते हैं। तो यही कारण है कि वे जनता की आवश्यकताओं पर रिसर्च कर क्या होने चाहिए, क्या वे अधिक चाहते हैं, उसके अनुसार नव परिवर्तन करके उत्पादन में नवीनता को भी लाते रहते हैं और अपने उत्पादों को बेचते हैं। फिर आता है विपणन रणनीतियाँ भी तैयार करते हैं ये लोग। विपणन की रणनीतियाँ अन्य कंपनियों की रणनीतियों की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। उसके पीछे भी आप देखें कि अगर थोड़ी सी अवधि के लिए बढ़ाने के लिए ये आक्रामक विपणन नीतियों को अपना लेते हैं। इनके पास बाजार संबंधी विश्वसनीय आंकड़े, नवीनतम सूचनाएं जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से अपने विभागों द्वारा प्राप्त करते रहते हैं। एडवर्टाइजमेंट और बिक्री के संवर्धन तकनीकों को भी अधिक प्रभावशाली बनाते हैं।
क्योंकि विश्व में अपना स्थान ये पहले से बना चुके होते हैं और उनकी ब्रांड जो है पहले से ही पॉपुलर हो चुकी होती है। ऐसी स्थिति के अंदर ये कोई भी नया उत्पाद लेकर आते हैं तो बड़ी आसानी से बाज़ार में बेचने में सक्षम हो पाते हैं। और यही कारण है कि हर समय ये नवीन से नवीन विपणन तकनीकों को अपनाकर विश्व के प्रत्येक देश के अंदर अपने व्यवसाय को स्थापित करने में भी आगे रहते हैं। यानी इनके पास लेटेस्ट नवीनतम मार्केटिंग पॉलिसीज़ भी होती हैं। बाजार क्षेत्र का विस्तार इनकी व्यावसायिक क्रियाएं जो होती हैं अपने देश की भौतिक सीमाओं को पार, यानी अपने देश के अलावा दूसरे देश में भी होती है। इस कारण इनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि का निर्माण होता है और विपणन सीमा का विस्तार होता है। इससे ये अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में बाजार में स्थापित हो जाते हैं। वह मेजबान देशों में सहायक कंपनियां, शाखाओं संबद्ध कंपनियों का जाल के माध्यम से फैलाकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ऐसे विशाल आकार के कारण ये बाजार में दूसरों पर हावी भी होने लगते हैं। और अंतिम है केंद्रीय नियंत्रण। इनका मुख्यालय अपने देश में होता है तथा ये सभी शाखाओं और सहायक इकाइयों पर अपना पूरा नियंत्रण रखते हैं। लेकिन ये नियंत्रण जनक कंपनी में व्यापकता नीतिगत ढांचे तक सीमित रहता है और वह दिन प्रतिदिन के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यानी मुख्यालय एक जगह, केंद्रीकरण पूरा सत्ता का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट निर्णय लेने हैं ये अपने जहाँ देश होते हैं वहाँ पर अपना स्थापित करते हैं कार्यालय, और अन्य शाखाएं और जो संबंधित कंपनियां हैं उनको कार्य करने में स्वतंत्रता देते हैं, उनमें हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन नीतिगत निर्णय जो होते हैं केंद्रीकृत नियंत्रण व्यवस्था के साथ चलाते हैं। तो ये था आज हमने जो पढ़ा है, तो उसका नाम था बहुमंडलीय उपक्रम, यानी भूमंडलीय उपक्रम, जिसको हमने MNCs के नाम से भी बच्चों जानते हैं। आप सभी इसके नोट्स तैयार करें और प्रश्न बनाएं। भूमंडलीय उपक्रम से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, सो आप मुझे होमवर्क